मॉर्निंग दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल और कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न आपके आगामी रेलवे के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसा कि आप प्रश्न 1 में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथीन का हमें फाइंड करना है। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझें, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं और इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इथीन में क्या है, ई जब है तो दैट मीन्स कि कार्बन के बीच में क्या होगा, मेरा डबल बॉन्ड होगा। और एक चीज़ आप जानते हैं कि कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, जब ब्रेक करेंगे तो 2 और 4 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि इथीन का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। तो कार्बन है, तो यहाँ चूंकि 2 कार्बन है, ठीक। और जो आप जानते हैं कि इथीन का फॉर्मूला, जनरल सा फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n। यहाँ इथीन है ना, इथीन में दैट मीन्स कि 2 कार्बन की बात की जा रही है। मिथ इथ जानते हैं, मिथ में 1 होता है, इथ में 2 होता है। दैट मीन्स कि C2H4 आ जाएगा यहाँ, ठीक, C2H4। तो यहाँ चूँकि कार्बन है तो इसका कितना होता है? 6 होता है। 1 2 3 4 6 होता है, तो 4 क्या होगा? 12वीं कक्षा में होगा। कोई परमाणु अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहता है तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट मीन्स कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 परमाणु को आपस में जोड़ सकता है। बट यहाँ फॉर्मूला में है इथीन C2H4, तो C2H4 है। और यहाँ भी कितना है? 2। फाइनली मेरा ये फिगर बनता है। तो देखिए, हमें क्या करना है, जब भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें अष्टक को ध्यान में रखना है। तो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा इधर, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जस्ट लाइक यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जस्ट लाइक यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बना लेगा। और कार्बन का 8 होना चाहिए। तो यहाँ कितना है? 2 2 4 और यहाँ 2 6, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 8, तो ये इधर से सर्किल आ जाएगा इस तरह से, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इस कार्बन का हो गया 2 2 4 2 6 2 8। जस्ट लाइक इस कार्बन से भी लेके हम चलेंगे उसी तरह, 2 2 4 2 6 2 8। तो फिर यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे इसको इस तरह से। तो आपको जब भी इस तरह के सर्किल हम ड्रॉ करेंगे, सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखना है कि हमको 8 कंप्लीट करना है। तो यहाँ 8 हो रहा है ना इस सर्किल में, 2 2 4 2 6 2 8। फिर इस सर्किल में आएंगे 2 2 4 2 6 2 8। और चूँकि हाइड्रोजन तो 8 नहीं बना सकता है, बट ये एक आपस में बॉन्ड बना सकता है। ये दोनों मिल जाएंगे, आपस में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और चूँकि यहाँ 2 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कि फाइनली यहाँ पर क्या होगा? मेरा 2 बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? वेयर इज़ द मैक्सिमम वेट ऑफ एनी बॉडी? आई थिंक कि आप इस तरह के प्रश्नों को काफ़ी बार बनाए होंगे। आज इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से समझें। देखिए दोस्तों, प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक बॉडी का मैक्सिमम भार कहाँ होता है। तो हम एक जनरल सा इक्वेशन फिजिक्स का जानते हैं कि W क्या होता है? मेरा mg होता है। तो W क्या है? मेरा यहाँ भार है। इस इक्वेशन से क्लियर हमें पता चल रहा है कि जो भार है वो समानुपातिक है किसका? स्मॉल g का। दैट मीन्स कि जहाँ g अगर मैक्सिमम होता है तो W भी मेरा मैक्सिमम होगा। और हम जानते हैं कि g मेरा ध्रुव पर मैक्सिमम होता है, g पोल पर मैक्सिमम होता है। g का मान मैक्सिमम कितना होता है? पोल पर होता है। इसलिए मेरा भार भी क्या होगा? पोल पर मैक्सिमम होगा। ऐसा कि प्रश्न में बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो अगर न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला को माइंड में सेट रखना ही होगा, ठीक है। आई थिंक कि आप लोग सभी मिरर का फॉर्मूला जानते हैं कि मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√2
एफ इक्वल टू 1/v 1/u प्लस 1/v। और यहाँ क्लियर हमें दिख रहा है कि u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -40। आप हमेशा जानते हैं कि u नेगेटिव में होता है। और v कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो हमें f फाइंड करना है। f क्या है, फोकल डिस्टेंस है। v 10 है, दैट मीन्स कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका है। और u क्या है, वस्तु का कितना दूरी पर है। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/u। u कितना है, -40, और v कितना है मेरा 10। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो f का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 13.3। दिस इज माई आंसर। ठीक है, आपको फॉर्मूला माइंड में रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद रखिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बन जाएगा। इस तरह के प्रश्न अक्सर ग्रुप डी एनटीपीसी में, विशेष तौर पर ग्रुप डी में तो अक्सर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अच्छी तरह से ये समझ ले, ये न्यूमेरिकल बार बार पूछे जाते हैं। ये यहाँ दिख रहा है कि m का मान मेरा दिया हुआ है 20 kg, ठीक, और g का वैल्यू मेरा 10 दिया हुआ है, और हाइट मेरा क्या है, 2 है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि w का फॉर्मूला क्या होता है, w इक्वल टू mgh। तो m मेरा यहाँ है 20, g है 10 और h है मेरा 2। तो हम सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 4 से 4। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला माइंड में सेट रखना है और बनाना है। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो। जैसा कि प्रश्न में देख रहे हैं कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है, हमें ये निकालना है। आप एट फर्स्ट प्रश्न को पढ़ें और आंसर देने का कोशिश करें, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर होगा मेरा सी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। पेंडुलम का, सेकेंड पेंडुलम का टाइम ऑफ पीरियड कितना होता है, हमें ये बताना है। आंसर देने का एट फर्स्ट कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा मेरा 2 सेकेंड का। ये आपको माइंड में याद रखना है क्वेश्चन, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में रेलवे के पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि कोई गद्दा वाला सीट है, जस्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सीट ही है, कोई चेयर है, हम उस पर बैठते हैं, उसी की जगह पर वो क्या है, वो रबड़ का गद्दा है। अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई क्या जाती है। तो डेफिनेटली आप स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जब स्थिति में परिवर्तन के कारण अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दैट मीन्स अगर रबड़ का गद्दा सीट है उस पर हम बैठते हैं तो उसका स्थिति में परिवर्तन हो गया ना, दैट मीन्स कि वो क्या होगा, मेरा स्थितिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, प्रश्न को पढ़िए। एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा। ये ऑलरेडी एएसएम में पूछा जा चुका है 2003 में। आई थिंक आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि अगर कोई लिफ्ट में हम बैठे हैं या हैं और वो समान वेग से ऊपर जा रही है, दैट मीन्स कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति का, उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा। तो आप भार का फॉर्मूला आई थिंक जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, मेरा mg होता है, mg। तो यहाँ पर समान वेग से जा रही है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मेरा व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि वेग समान न है तो मेरा भार क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है, आप बता सकते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है, मेरा पलायन वेग है। पलायन वेग के कारण ही तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है।
बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। 10⁻6 डाइन का बल किसके बराबर होता है? 10⁻6 डाइन किसके बराबर होता है? 10⁻6 डाइन 1 न्यूटन के बराबर होता है। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और आप काफ़ी बार बनाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। जब वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन ना होगा, ना अपवर्तन होगा, ना कुछ भी होगा वहाँ पर। वायुमंडल ही नहीं है तो वहाँ पार्टिकल्स ही नहीं है एयर में। एयर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। दैट मीन्स कि डेफिनेटली वो काला दिखाई देगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरा? कोई के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कोई वस्तु रेड दिख रही है दैट मीन्स कि वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देगी, बाकी सभी कलरों को वो ऑब्जर्व कर लेगी। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझकर माइंड में सेट कर लें। जैसा कि प्रश्न में देख रहे हैं कि निम्न में से कौन उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को एकदम छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है। यहाँ बात हो रही है उच्चतम विद्युत चालकता की। दैट मीन्स कि उच्चतम विद्युत चालकता तभी होती है जब मेरा प्रतिरोध कम होता है। आप फ्रीली कब सोच सकते हैं? आपका माइंड फ्री कब होता है? जब आप में बाधाएं कम हो, आपकी चिंता मन में ना हो, तब ना हम सोच सकते हैं। जस्ट लाइक हम जानते हैं कि कोई भी धातु में अगर इलेक्ट्रिक का करंट का फ्लो हो रहा है तो दैट मीन्स वहाँ प्रतिरोध कम होता है। तो चांदी ऐसा है जिसमें कि प्रतिरोध काफ़ी कम होता है, इसलिए वहाँ चालकता मेरा उच्च होता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, आप समझिए। फैराडे किसका मात्रक है और एक है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आई थिंक आप जानते ही होंगे फैराडे मेरा किसका मात्रक है। ये तो आवेश का मात्रक है, जानते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। एम्पियर, आप एक चीज़ जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है मेरा? IT होता है ना, Q इक्वल टू IT। तो Q इक्वल टू IT, तो I में क्या है मेरा? धारा को एम्पियर से लिखते हैं, और टी में क्या है? टाइम। दैट मीन्स कि एम्पियर टाइम को हम घंटा बोले, सेकंड बोले, कुछ से भी ले सकते हैं। तो बट यहाँ एम्पियर घंटा बोला जा रहा है। दैट मीन्स कि आई और टी की बात हो रही है। दैट मीन्स कि Q इक्वल टू IT। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन पर भी आवेश की बात हो रही है। ठीक है, क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से जुड़ेंगे। पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए विजडम विथ समर आपसे हमेशा विनती करता है कि पर्यावरण को बचाएं और जहाँ तक संभव हो वृक्षों को लगाएं। थैंक यू।